क्लास का सिविक्स है, उसका आखिरी चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसका मतलब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है पहला, बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो उत्तर, हमारे प्रांत में लोकतंत्र के समक्ष उनके चुनौतियाँ में इनमें सबसे अधिक अशिक्षा, जातिवाद तथा निर्धनता है। इन सब की वजह से बिहार में जागृति नहीं आ पा रही है और लोकतंत्र का विस्तार रुक गया है। आगे हमारा है, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब वह कई क्षेत्र में राष्ट्रीय दलों के साथ समझौता के तहत बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार बनी सरकारों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिकवाद लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौतियाँ हैं, कैसे? तो उत्तर, सांप्रदायिकवाद के कारण विभिन्न धर्म के लोगों को परस्पर दूसरे धर्म के प्रति द्वेष का भाव रखने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता को खतरे में होता है। यह गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। अतः यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौतियाँ हैं। आगे हमारा है, अमेरिकी संविधान निर्माता अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने क्या कहा था? उत्तर, उन्होंने सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में यह कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए और विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य की प्रतिष्ठा एवं संयम होना चाहिए। आगे हमारा, लोकतंत्र की सफलताओं के लिए शिक्षा का प्रसार क्यों जरूरी है? उत्तर, शिक्षा से लोगों के भीतर चेतना पैदा होती है। लोग अपने कर्तव्य में जागरूक हो जाते हैं, अपने लिए योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो कि सरकार जाते हैं और इस प्रकार शासन में भी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। यही कि लोकतंत्र की सफलताएं के लिए शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है विधायिका, यह कानून के निर्माण करती है। दूसरा है न्यायपालिका, यह दोषी व्यक्ति को सजा देती है। और तीसरा हमारा कार्यपालिका, यह कानून को लागू करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक दलों एवं इसका क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा, इसका अभिप्राय है राजनीतिक दलों एवं अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर ही सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर बहस हो एवं सबके विचार लिए जाएं एवं निर्णय हो समय बहुमत की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाए। लोकतंत्र की सफलताओं के लिए यह बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक एवं सामाजिक समस्याओं कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक सामायिक समस्याएं अनेक प्रांतों में इनमें सबसे महत्वपूर्ण महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। इसके अलावा वे सभी शक्तियां जो कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रत्येक लोकतांत्रिक अगला क्वेश्चन हमारा लोकतांत्रिक सुधार क्यों आवश्यक है। उत्तर, प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ कमजोरियां होती है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में डच भाषी एवं श्रीलंका में तमिल असंतुष्ट, दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियासतों में वापस लेने का दबाव है। चिली लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ कई संस्थाएं पर सेना का प्रभुत्व। सऊदी अरब में महिलाओं का सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने में मना ही है। नेपाल तथा पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। इन समस्याओं का निराकरण लोकतांत्रिक सुधारों से ही संभव है। अगला क्वेश्चन हमारा लोकतांत्रिक सुधार के 3 मुख्य उपयोगों को बतावे। उत्तर हमारा शिक्षा का प्रसार, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति एवं सुधारात्मक कानून का निर्माण लोकतंत्र सुधार हेतु आवश्यक उपाय है। आगे है सूचना का अधिकार से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। उत्तर, सूचना का अधिकार से कानून से आम जनता भी सरकार के क्रियाकलापों पर निगरानी रख पाएगा, जिससे कि शासन में पारदर्शिता आएगी और जनता उसका हक प्राप्त होगा। इस प्रकार यह लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करेगा। आगे हमारा है सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है। उत्तर, सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 1911 ईस्वी में से बिहार में लागू हुआ। यह कानून बिहार सरकार विभाग में हर काम के लिए समय सीमा तय करता है। सभी विभागों के समय सीमा के अंदर संबंधित कामों का निपटान करना है। समय सीमा के अंदर नहीं काम करने वाले कर्मियों से प्रतिदिन 250 रुपये का हिसाब से न्यूनतम 500 रुपये का अधिकतम 5000 रुपये तक दंड वसूला जाए। आगे हमारा है मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, भारत संघ देश के नागरिक को प्रदान अधिकारों की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की गई है, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार कहते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। आगे हमारा है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे। उत्तर, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य की सही जानकारी रखे। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था, ताकि विकास कार्य विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में यह उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके और इसके लिए कौन से दोष है या कार्य के जिम्मेदारी के निर्धारण के आधार पर ही इसके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। सूचना देने आनाकानी अथवा लापरवाही बरतने की स्थितियों में दोषी कर्मचारियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, ताकि जनता को उचित जानकारी सही समय पर मिल सके। अतः स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। आगे हमारा राजनीतिक का अपराधीकरण क्या है। उत्तर,
राजनीतिक में अपराधियों का सहारा लेकर बूथ कब्जा करने का प्रयास, एक खास प्रयत्नशील के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना या फर्जी मतदान करना आदि या कृतियों को राजनीतिक में अपराधीकरण कहा जाता है। इससे कि अपराधियों को स्वयं खड़े होने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। कई राजनीतिक दल में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को टिकट देते हैं और भारतीय मतदाताओं की जागरूकता से इस प्रवृत्ति में कमी आई है। अगले, सांप्रदायिकता राजनीति को प्रभावित करती है कैसे? उत्तर, ऐसे राजनीतिक विचारधाराओं को धर्म से संचालित होने लगे तो सांप्रदायिकता का भाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। कभी-कभी एक संप्रदाय विशेष के हितों के खतरे संविधान के उपलब्धों के विरुद्ध जाकर निर्णय लिए जाते हैं। राजनीतिक दलों के चुनावों के अक्सर किसी संप्रदाय विशेष के लोगों का मत हासिल करने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा, क्षेत्रवाद क्या है? उत्तर, यह पक्षपात से उत्पन्न ऐसी सोच है जो कि किसी क्षेत्र में विशेष की जनता में यह भावना उत्पन्न करती है कि उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ और बाकी सब साधारण। इसके कारण सामाजिक विषमताएं पैदा हो जाती है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आगे हमारा है नारी शक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नारी शक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रियाओं को भागीदारी प्रदान की जाए। वर्तमान युग में नारी शक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा था। भारत सरकार वर्ष 2000 में नारी शक्तियों की नई नीतियों की घोषणा की और पंचायतों व नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण नारी शक्तिकरण का उदाहरण है। आगे हमारा, नेपाल में किस प्रकार की सरकार है? उत्तर, नेपाल में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार पूरब में राजतंत्र था जिसका अंत हो चुका है। इस समय यहाँ पर ओली प्रसाद शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री थे तथा बेदा देवी भंडारी राष्ट्रपति। आगे हमारा है श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? उत्तर, बहुसंख्याएं सिंहली अल्पसंख्यक तमिल के बीच की जारी हिंसा को समाप्त कर शांति स्थापित करने की चुनौतियां श्रीलंका सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आगे हमारा है, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? उत्तर, इससे कि राष्ट्रीय विकास का अवरोध उत्पन्न होता है और जन कल्याण में बाधा पहुंचता है। आगे हमारा है, उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का क्या कारण है? उत्तर, उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का कारण था कि धार्मिक कट्टरता, इससे कि क्रिश्चियन दो समूहों में अलग अलग मुद्दों पर अड़े थे। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ही आगे चलकर हिंसक संघर्ष बन गया था। आगे हमारा है,
उत्तरी आयरलैंड की क्या समस्याएं थी? उत्तर, उत्तरी आयरलैंड की धार्मिक स्तर पर दो समूह बन गए थे। पहला है कैथोलिक या रोमन, दूसरा है कैथोलिक धर्म में मानने वाले समूहों तथा दूसरे प्रोटेस्टेंट। इन दोनों के बीच धार्मिक कट्टरता हिंसा भड़क गई। आगे है इसी में है 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहला, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां एवं दूसरा, लोकतंत्र के सशक्त बनने की चुनौतियां। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी का विस्तार बनाया जाए। इसी के उद्देश्य में विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को गले लगाया जाता है। सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां हैं। सभी स्तरों पर संस्थाओं के लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता भारतीय लोकतंत्र के सामान्य विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को सफल बनाने की चुनौतियां है। साथ ही सत्ता की साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि का अधिकार भेदभाव मिटाने की चुनौतियां। इसके लिए भारत में अनेक प्रयास किए गए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। लोगों को दिलचस्पी शासन कार्य में पैदा की जा रही है। सत्ता की साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। बिहार की पंचायती राज्य की संस्थाओं में इस आरक्षण का प्रतिशत 50 कर दिया गया है। इसका आरक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, कैसे? उत्तर, आज दुनिया में कमोवेश हर जगह से भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाले इत्यादि की खबरें सुनने को मिलती है। यहाँ आज किसी भी लोकतंत्र के लिए विकराल समस्या के रूप में सामने प्रकट हुआ है। प्रत्येक दिन कोई न कोई समाचार इससे संबंधित आवश्यक मिलती है। लोगों की मानसिकता हमें पैसे कमाने हैं, नए मकान, गाड़ियाँ इत्यादि लेने हैं। इन चीज़ों को और बढ़ावा दे रहा है। दहेज जैसे सामाजिक कुरीतियाँ भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। शादी विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करने के चक्कर में रिश्ते लेने या घोटाले में लोग बेहिचक शामिल हो जाते हैं। सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जान लोकपाल विधेयक इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है? उत्तर, बिहार में लोकतंत्र रिश्ता काफ़ी पुराना है। लोकतंत्र की शुरुआत बिहार के लिच्छवी से हुई थी। तब से लेकर आज तक लोकतंत्र परिपक्व होता गया है और इसका विस्तार होता गया है। बिहार में लोकतंत्र के जड़ें काफ़ी मजबूत है। बिहार में स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार
अधिकार कानून बिहार में भी लागू है। सरकार ने दलितों एवं वंचितों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महादलित आयोग बनाया है। महिलाएं भी पंचायत एवं नगर निकायों में 50% आरक्षण का लाभ उठाकर शासन में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र के विपक्षी विरोध पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें। उत्तर, चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं वह विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज नीतियों की असफलताओं को आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्तावना, ध्यान आकर्षण विधेयक से बाहर भी सरकार की संगठित आलोचना जारी रखा है। विरोधी दल का काम विरोध करना है, पोल खोलना तथा सत्ता में उतरना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। उत्तर, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को चुन लिया जाना जो दंगी प्रवृत्ति या आपराधी पृष्ठभूमि के होते हैं, यह लोकतंत्र के लिए अलग ही चुनौती है। यह गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की भावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे कि प्रशंसा पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है और गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रम, कार्य एवं नीति का हस्तक्षेप करते हैं, जिससे कि सरकार को कल्याणकारी कामों में मुश्किल आती है, इससे कि कामकाज सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है और इस गठबंधन से की राजनीति के लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला, भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण चुनौती का संक्षेप में उल्लेख करें तथा उनके सुधार के उपाय बतावें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, लोकतंत्र के विस्तार एवं चुनौती एवं लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है सत्ता में साझेदारी का विस्तृत बनाया जाए। इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन इकाई सभी स्तरों की संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र के सामने विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को सफल बनाने की चुनौतियां हैं, साथ ही सत्ता की साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत में अनेक प्रयास के लिए पंचायती राज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्र में दिलचस्पी शासन कार्य पैदा की जा रही है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने
के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। बिहार की पंचायती राज्य की संस्थाओं में इस आरक्षण का प्रतिशत 50% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के विधेयकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? उत्तर, यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं की संख्या आधी है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीतिक में उन्मूल भूमिका नगण्य। पहले सिर्फ पुरुष वर्ग के सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। महिलाएं के प्रति समाज में घटिया सोच महिलाओं को आंदोलन की शुरुआत हुई और महिला आंदोलन की मुख्य मांगे में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही और औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस में छिड़ गई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यही होगा कि चुने गए प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या 65 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे है। आज भी परिवार के महिलाओं के सांसद या विधेयक बनाने का अवसर छीन है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुरू हो गया है। भारत में हाल में महिलाओं का विधेयक 33% आरक्षण देने की बात संसद के पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार की राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है? उत्तर, बिहार में राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी सबसे कम। इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, जो कि बिहार में सिर्फ 47%। परिणाम स्वरूप यहाँ का जनता राजनीतिक महिलाओं का भागीदारी को सही अर्थ में समझ नहीं पाते हैं। यह लोकतंत्र के विकास में यह कितना सहायक है? इसका सबसे महिलाओं का पंचायत स्तर पर कार्य कौशल का प्रदर्शन, जहां सरकार में 50% आरक्षण दिया है। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आती है तो उन पक्षों पर ध्यान जाना मुस्कान है जो यहाँ पे मुश्किल है जो कि महिलाएं एक बाल विकास से जुड़े। इनकी भागीदारी के बाद समाज में नई क्रांति की शुरुआत होगी और विकास के एक नए दौर की शुरुआत होगी। बिहार के लिए दो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहला है, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर हमारा, एक ज़माना था जब भारत महिलाओं के कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक सीमित था। धीरे धीरे भारत में महिलाओं की इच्छा घर के 4 दीवारी से बाहर निकलने, समाज में अपनी पहचान बनाने। वर्तमान युग में भारत महिलाओं की इस इच्छा की पूर्ति करने में पूरी सफलता हो रही है। वे आज उन अधिकारों को प्राप्त करने में भी कायम हो गई है जो कभी कभी एकमात्र पुरुषों का कायदान माना जाता
जाता रहा है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आज वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे काल मिलाकर नहीं चल रही है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उनके कदम पुरुषों से भी आगे बढ़ गए हैं। स्वाभाविक है कि राष्ट्र के प्रगति में उनके योगदान का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी पदों में क्षेत्र हो या तकनीक एवं शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो या मनोरंजन साहित्य की दुनिया है। सभी जगह महिलाओं की साझेदारी स्पष्ट दिखाई दे रही है। राष्ट्र के प्रगति में जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, वह राष्ट्र उनके योगदान को कभी भी भूल सकता है। या मेघा पाटेकर, इल भट्ट, पी.टी. उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर जैसे भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने में रतन की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तथा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दी है। अतः यह कहना उचित होगा कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी पैठ बना रही है और राष्ट्र की प्रगति ऐसी महिलाओं के योगदान पर निर्भर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुमत के शासन का अर्थ है स्पष्ट करें। तो उत्तर, बहुमत के शासन का अर्थ है किसी भी धर्म, नस्ल, जाति अथवा भाषीय आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का अर्थ है प्रत्येक फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों और समूहों बहुमत का निर्माण कर सके अथवा बहुमत में हो सके। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक कि प्रत्येक नागरिकों को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता हो। अतः बहुमत का शासन का अर्थ है कि सार्वजनिक जनसंख्या का शासन। यही कारण है कि लोकतंत्र में सत्ता उसे ही प्राप्त होता है जिसे जनता का सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है। आगे हमारा अनेक समस्याओं के बावजूद लोकतंत्र की श्रेष्ठ सरकार प्रदान करता है। समझावे। उत्तर, यह सत्य है कि लोकतंत्र के अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और समय के साथ इसकी चुनौतियां भी बढ़ रही है, परंतु इन सबों के बावजूद यह श्रेष्ठ बताया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को समानता का बढ़ावा दिया जाता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा का विस्तार होता है। इनमें सर्व समर्थन से बेहतर निर्णय सामने आते हैं। यहाँ टकरावों को टालने एवं संभालने का तरीका देता है। यहाँ प्रत्येक चुनाव जनता को अपने गतियों के सुधार का अवसर देता है, अतः यहाँ श्रेष्ठ सरकार प्रदान करता है। आगे हमारा है सामाजिक विभेद लोकतंत्र व्यवस्था के लिए उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर, सामाजिक विभेदों में लोकतंत्र में अवश्य प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव खतरनाक ही सिद्ध होता है।
विभेद का लोकतंत्र का पर दर्जा प्रभाव यह पड़ता है कि किसी लोकतंत्र में व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था को इतना प्रभावित कर देता है कि वह सामाजिक विभेदों को राजनीतिक हो जाता है। जब हम सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। ऐसा होने पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही विखंडन हो जाता है। इस उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है कि युगोस्लाविया धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक गया है कि वह सामाजिक विभेद की राजनीतिक स्थापना हो गई है। युगोस्लाविया में खतरनाक सिद्ध हुआ है, परंतु इसे आरक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद रहते हुए भी देश में विखंडन की नहीं आती है। भारत में बेल्जियम में सामाजिक विभेद रहते हुए भी वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या चुने गए शासन लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? उत्तर, किसी भी लोकतंत्र में यह संभव नहीं है कि चुने गए शासन अपनी मर्जी से सब कुछ कर सके। सभी की समस्याएं कानून द्वारा तय कर दी जाती है। इनमें विपक्ष की भूमिका भी आती है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुने गए शासकों को अपनी सीमा का उल्लंघन करने से रोकती है और इसके भय से ही वे अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जनता को भी अधिकार प्राप्त है कि ऐसी स्थिति में आंदोलनों के माध्यम से सत्ता पक्ष को अपनी मनमानी करने से रोके। यदि ऐसा नहीं होता तो अगले चुनाव के लिए समय जनता सत्ता पक्ष को दोबारा मौका नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुने गए शासन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कानून की सीमा में रहकर और जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए शासन चलाते हैं। आगे हमारा है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जानकार बनने, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना तथा सरकार एवं सरकारी मुलाजिमों के कार्यों का सार्वजनिकरण करना। राजस्थान में सरकार में 1994 ईस्वी और 96 ईस्वी में जन सुनवाई आयोजित की। इस आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि जनता को उपलब्ध कराने का आदेश से निर्गत करना पड़ा है। 1996 ईस्वी में दिल्ली में सूचना के अधिकार आंदोलन को लेकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ है। 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ है, लेकिन इसमें व्याप्त गड़बड़ियों के कारण इसे
सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2004 ईस्वी में सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक का संसद में लाया गया, जिससे कि जून 2005 ईस्वी में राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिली और यह अधिनियम बन गया। इस अधिकार के द्वारा जनता को जागरूक कर विकास को समझने परखने के कौशल में विकास लाने का उद्देश्य सहमति है। आगे हमारा है न्यायपालिका की भूमिका, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं कैसे, इसके सुधारने के क्या उपाय हैं। उत्तर, वर्तमान दौर में न्यायपालिका की भूमिका वास्तव में लोकतंत्र की चुनौती है। अनेक अवसरों पर ऐसे देखा गया है कि न्यायपालिका को कानून एवं विधि व्यवस्था के क्षेत्रों में सक्रिय होना पड़ता है, और ऐसा तभी होता है जब विधेयिका एवं कार्यपालिका अपने अधिकार एवं दायित्व के निर्वहन में विलंबन, लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतते हैं और लाचार होकर कई बार न्यायपालिका ऐसी स्थिति में उन्हें फटकारने लगती है। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़े जाने पर रोक हेतु न्यायपालिका ने कई बार कड़ी कदम उठाए हैं, जबकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा राजनीति में प्रवेश करने के तरीके में सुधार हेतु कानून निर्माण का कार्य विधेयिका को करना चाहिए तथा इसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका को करना चाहिए। विधेयिका एवं कार्यपालिका को अपने अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व प्रति सजग रहना चाहिए ताकि शासन का तीसरा अंग उन पर हावी न हो और जन याचिकाओं की बढ़ती तादाद के कारण भी न्यायपालिका के कारण में वृद्धि हुई, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी सीमा लांघ रही है। अतः स्पष्ट न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है।